हाय गाइस, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग इन। वीडियो शुरू करने से पहले प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड टर्न ऑन ऑल नोटिफिकेशंस। ये वीडियो फर्स्ट पार्ट है आर्बिट्रेशन एंड कंसीलिएशन एक्ट की सीरीज़ का। इसमें मैं हैंड रिटन नोट्स दूँगी। सो लेट्स स्टार्ट विद द ऑब्जेक्ट एंड पर्पस ऑफ द एक्ट। टू कंसोलिडेट एंड अमेंड द लॉ relating domestic arbitration, international commercial arbitration, enforcement of foreign arbitral award, define law relating to conciliation and for connecting matters. Second point है the United Nations Commission on International Trade Law, UNCITRAL, इस जो अब्रीविएशन दिया है यूनाइटेड नेशंस कमीशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड लॉ को, इस अब्रीविएशन को UNCITRAL प्रोनाउंस करते हैं। adopted the UNCITRAL model law on international commercial arbitration in 1985. General Assembly of the UN recommended all countries to give due consideration to the said model law for uniformity of law for arbitral procedure. तो यहाँ पे अगर हम शुरू करते हैं ऑब्जेक्ट के, सो फर्स्ट ऑब्जेक्ट क्या था इस एक्ट को शुरू करने का, इस एक्ट को बनाने का? इट वाज टू कंसोलिडेट एंड अमेंड ऑल द लॉज रिलेटेड टू डिफरेंट टाइप ऑफ आर्बिट्रेशन स्कोप्स, जैसे कि डोमेस्टिक आर्बिट्रेशन हो गया, उसके जो लॉज है, इंटरनेशनल कमर्शियल आर्बिट्रेशन के जो लॉज है, फिर फॉरेन आर्बिट्रल अवार्ड को इन्फोर्स करने के लिए जो लॉज है, और कंसीलिएशन को समझाने के लिए या कंसीलिएशन रिलेटेड मैटर्स के बारे में जो लॉज है, ये सारे लॉज को एक करने के लिए, टू कंसोलिडेट एंड अमेंड करने के लिए ये एक्ट बनाया गया है। अब ये एक्ट बनाते समय जो रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो किए गए हैं, ये रूल्स एंड रेगुलेशंस UNCITRAL के हैं जो अडॉप्ट किए गए हैं, उसके मॉडल लॉ रूल्स एंड रेगुलेशंस अडॉप्ट किए गए हैं। और जो जनरल असेंबली है UN की, यूनाइटेड नेशंस की, उसने रेकमेंड किया है सारे देशों को कि इस मॉडल लॉ को कंसिडर किया जाए अपने आर्बिट्रल प्रोसीजर्स में। तो उन्होंने रेकमेंडेशन दिया है और इंडिया ने वो रेकमेंडेशन पे एक एक्ट, मतलब उसको फॉलो करके एक एक्ट बनाया है, आर्बिट्रेशन एंड कंसीलिएशन एक्ट। Hence, law related to arbitration and conciliation are made taking into account the said model law and rules. Silent features of the act. तो इसके कुछ features देखते हैं एक्ट के। First point, with the rapid growth of trade and commerce and rising international transactions in the Indian economy, a need was felt for suitable mechanism in line for resolving related disputes quickly and amicably. Hence, the act is a response to need for change. तो इसका first silent feature क्या है एक्ट का? कि this act is a response to need for change. तो जैसे जैसे देश बढ़ रहा है, ट्रेड एंड कॉमर्स ग्रो हो रहा है इंडिया में, एंड इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस इंडियन इकोनॉमी में एक बड़ा पार्ट हो गई है, उसके रिलेटेड जो भी डिस्प्यूट्स होते हैं उसे रिजॉल्व करने के लिए एक मैकेनिज़्म चाहिए था जो क्विकली रेजोल्यूशन दे। और ये जो चेंज आया है, ग्रोथ आया है ट्रेड एंड कॉमर्स में, इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस मोस्टली इन इंडियन इकोनॉमी, इस चेंज के रिस्पॉन्स में ये एक्ट बनाया गया है। नाउ सेकेंड फीचर, the act has been enacted taking into account the UNCITRAL model law and the UNCITRAL conciliation rules. Hence, the act is in lines with international practices. तो जैसे कि मैंने कहा, ये जो एक्ट बनाया गया है, ये मॉडल लॉ एंड रूल्स इसके फॉलो किए गए हैं UNCITRAL के। तो बिकॉज UNCITRAL इज़ एन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, ये जो एक्ट है इंटरनेशनल प्रैक्टिसेस के मिलती जुलती है। थर्ड पॉइंट, द एक्ट रिप्लेसेस 3 ओल्ड स्टैट्यूज। तो एक उसका फीचर ये है एक्ट का कि पहले 3 अलग अलग एक्ट्स होते थे जिसे फॉलो किया जाता था फॉर डिफरेंट आर्बिट्रेशन स्कोप। तो यहाँ पे क्या हो गया, ये तीनों को एक करके एक लॉ बनाया गया। तो ये जो एक्ट है ये रिप्लेस करता है पुराने 3 एक्ट्स को, जो है आर्बिट्रेशन एक्ट 1940, आर्बिट्रेशन प्रोटोकॉल एंड कन्वेंशन एक्ट 1937, फॉरेन अवार्ड्स रिकग्निशन एंड एनफोर्समेंट एक्ट 1961। इस एक्ट के द्वारा कंसीलिएशन भी इंट्रोड्यूस हुआ है इन द लीगल सिस्टम। इट इज़ ऑल्सो इंट्रोड्यूसिंग कंसीलिएशन टू अस। The act makes changes to arbitration law and introduces conciliation. It makes the arbitration process smooth by minimizing court intervention, conferring more powers to arbitral tribunal. तो लास्ट इसका मेन पॉइंट क्या है, बिकॉज ऑफ दिस एक्ट आर्बिट्रेशन लॉ इंट्रोड्यूस हुआ है,
बहुत सारी चेंजेस हुए आर्बिट्रेशन लॉ में, कंसीलिएशन इंट्रोड्यूस हुआ है, प्लस ये एक्ट के द्वारा, ये एक्ट की वजह से जो प्रोसेस है आर्बिट्रेशन प्रोसेस, वो बहुत स्मूथ हो गया है, बहुत मिनिमाइजिंग हो गया है। जो आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल होता है वो ट्रिब्यूनल को ज़्यादा पावर्स मिली है। नाउ लेट्स सी द एक्सटेंट एंड कमेंसमेंट ऑफ द एक्ट. It extends whole of India and came into force on 22nd August 1996, and the Jammu and Kashmir Reorganization Act 2019 bifurcated the state of Jammu and Kashmir into Union Territory of Ladakh and Union Territory of Jammu and Kashmir. तो ये जो एक्ट है ये होल ऑफ इंडिया पे लागू होता है, जो जम्मू एंड कश्मीर का पहले एक्सेप्शन था अब नहीं लागू होता है. एज यू नो नाउ द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर हैज़ बीन बाइफिकेटेड टू यूनियन टेरिटरीज. तो अब उस पे भी सारे लॉज लागू होते हैं. नाउ लेट्स सी सेक्शन 2. तो यहाँ पे मैंने एक रेड में नोट डाउन किया है. तो सेक्शन 2 सब सेक्शन 1 में डेफिनेशंस दिए गए हैं. फिर सेक्शन 2 सब सेक्शन 2, 3, 4 और 5, ये 4 सब सेक्शंस में स्कोप एंड एम्बिट ऑफ एप्लीकेबिलिटी ऑफ पार्ट 1 ऑफ द एक्ट दी गई है, जो कि सेक्शन 1 to 43 है. तो सेक्शन 1 to 43 की स्कोप और एप्लीकेबिलिटी क्या है वो इस सब सेक्शंस में दी गई है. तो हम डेफिनेशन शुरू करने से पहले ये पढ़ेंगे और फिर हम डेफिनेशंस में जाएंगे. नाउ स्कोप एंड एम्बिट ऑफ एप्लीकेबिलिटी ऑफ पार्ट 1, सेक्शन 2 सबसेक्शन 2. दिस पार्ट शैल अप्लाई वेयर द प्लेस ऑफ आर्बिट्रेशन इज़ इन इंडिया. तो ये पार्ट कब अप्लाई होगा? जब जो प्लेस ऑफ आर्बिट्रेशन है वो विद इन इंडियन टेरिटरी में है. पार्ट 1 ऑफ द एक्ट, दैट इज सेक्शन 1 to 43, deals with arbitration, both domestic as well as international commercial arbitration. Part 1 is applicable to all arbitrations, including international commercial arbitrations, and to all arbitral proceedings taken place in India. The Act governs the appointment of arbitrator, the reference of disputes, and the entire process till the award is made and executed. तो सब सेक्शन 2 में क्या दिया गया है कि पार्ट 1 जो है दैट इज़ सेक्शन 1 to 43, ये सारा सेक्शंस है रिलेटेड टू आर्बिट्रेशन, डोमेस्टिक एज वेल एज इंटरनेशनल कमर्शियल आर्बिट्रेशन. और पार्ट 1 जो है ये इन पे लागू होता है एंड इट ओनली इज़ एप्लीकेबल व्हेन द आर्बिट्रल प्रोसीडिंग्स आर टेकन प्लेस इन इंडिया. Now section 2 subsection 3, exclusion of certain disputes by any other law not affected. The definition of arbitration agreement states that the parties may by an arbitration agreement submit all or certain present or future disputes arising in legal relationship whether contractual or not to arbitration. तो ये जो definition है arbitration agreement का, इसमें क्या दिया गया है कि एज़ पर दी आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट आपको सबमिट करना है आपके क्या क्या डिस्प्यूट्स है, अबाउट प्रेजेंट डिस्प्यूट्स, अबाउट व्हाट कैन हैपन इन फ्यूचर, सो फ्यूचर डिस्प्यूट्स, वेदर इट्स रिलेटेड टू कॉन्ट्रैक्चुअल और नॉन कॉन्ट्रैक्चुअल लीगल रिलेशनशिप, ये सारे आर्बिट्रेशन को सबमिट करने रहते हैं. बट सेक्शन 2 सबसेक्शन 3 एक एक्सेप्शन प्रोवाइड करता है कि if by virtue of any other law for time being in force prohibits any disputes to be referred to arbitral tribunal, then such law will prevail and not be affected by part 1 of the act. तो यहाँ पे दिया गया है कि किसी भी तरीके का लीगल रिलेशनशिप हो, भले ही वो कॉन्ट्रैक्चुअल हो कि नहीं, तो वो आर्बिट्रेशन में सबमिट होता है, करेक्ट. बट सेक्शन 2 सबसेक्शन 3 के हिसाब से एक एक्सेप्शन है कि अगर कोई दूसरा लॉ है जो टाइम बीइंग इन फोर्स, मतलब कोई दूसरा लॉ है जो फ़िलहाल लागू है, उसमें अगर लिखा गया कि कोई भी तरीके का देयर इज़ अ स्पेसिफिक डिस्प्यूट जो रिफ़र नहीं होना चाहिए आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल में, तो वो रिफ़र नहीं होगा एंड पार्ट 1 एप्लीकेबल नहीं होगा उस पर. Now let's go to the next subsection 4, application of the act to statutory arbitration. Now, if the submission to arbitration is the requirement of any particular special statute, it is termed as statutory arbitration. All provisions of Part 1 of the Act consist with the special statute having force of law and are applicable to such arbitration except Section 41, 42 and 43. तो ये 3 सिचुएशन को छोड़ के पार्ट 1 सारी चीज़ों पे लागू होता है, सारे स्पेशल स्टैट्यूट्स पे लागू होता है.
और ये जो 3 एक्सेप्शंस दिए गए ये क्या है, सेक्शन 40 सबसेक्शन 1 इज़ इफ़ेक्ट्स ऑफ डेथ ऑफ अ पार्टी। अगर कोई पार्टी मर जाती है तो ये फर्स्ट एक्सेप्शन है। सेकंड है इंसॉल्वेंसी, किसी ने अब खुद को इंसॉल्वेंसी डिक्लेयर कर दिया है तो ये सेक्शन उस पर, ये सेक्शन 42 उस बारे में है, तो पार्ट 1 उस पर लागू नहीं होगा। मेक्स प्रोविजन ऑफ लिमिटेशन एक्ट एप्लीकेबल टू आर्बिट्रेटर्स, तो जो लिमिटेशन एक्ट है वो एप्लीकेबिलिटी देते हैं आर्बिट्रेशन पे, तो ये लागू नहीं होगा। दिस इज़ वन ऑफ द एक्सेप्शंस। अब सबसेक्शन 5 पे आते हैं। पार्ट 1 टू अप्लाई टू ऑल आर्बिट्रेशन एंड ऑल रिलेटेड प्रोसीडिंग्स। सबसेक्शन 5 ऑफ 2 लेज डाउन एक्सेप्शंस टू प्रोविजंस ऑफ पार्ट 1। जैसे कि मैंने कहा यहाँ पे कुछ एक्सेप्शंस दिए हैं और लास्ट सबसेक्शन में वही दिया गया कि स्टैट्यूटरी एक्सेप्शंस आर एग्जेम्प्टेड, prohibited by any other law in force for time being, cannot be referred to arbitral tribunal, and any agreement between India and any other countries। तो ये 3 exceptions है, इस पर लागू नहीं होंगे। Now we'll start with the definitions। Now definitions जैसे कि मैंने कहा सेक्शन 2 में दिए गए हैं सब सेक्शन 1, तो क्लॉज ए देखेंगे। सो 2(1)(a) में आर्बिट्रेशन का डेफिनेशन दिया गया है। इट मीन्स एनी आर्बिट्रेशन वेदर और नॉट एडमिनिस्ट्रेड बाय परमानेंट आर्बिट्रल इंस्टीट्यूशन, ये इसका डेफिनेशन है। सेक्शन 2(1)(b) आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट, तो एन एग्रीमेंट रिफर टू इन सेक्शन 7, तो यहाँ पे हम सेक्शन 7 आगे पढ़ेंगे, बट यहाँ पे इस एक्ट में आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट का सिर्फ एक ही डेफिनेशन दिया गया है कि एन एग्रीमेंट रिफर टू इन सेक्शन 7, तो सेक्शन 7 में हम आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट पढ़ेंगे इन डिटेल। Now next one is arbitral institution. It is inserted by the amendment of 2019. It means arbitral institution designated by Supreme Court or High Court under this act. Next one is court. Court का definition में ये explain किया गया है कि court means to if it defines court to mean the principal civil court of original jurisdiction in a district and includes the High Court wherever the High Court exercises original jurisdiction। तो यहाँ पे जो कोर्ट का है, आप अगर देखोगे डेफिनेशन एक्ट में, इसमें डिफाइन नहीं किया गया कि कोर्ट क्या होता है। इसमें एक्चुअली टेरिटरी जो जुरिस्डिक्शन है उस बारे में दिया गया है कि एज पर दिस एक्ट, अंडर दिस एक्ट कोर्ट किसे कहा जाएगा, कौन से कोर्ट्स इसमें इंक्लूडेड होंगे। तो यहाँ पे प्रिंसिपल सिविल कोर्ट ऑफ ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन इन अ डिस्ट्रिक्ट इंक्लूड होगा, प्लस इट विल इंक्लूड द हाई कोर्ट वेर एवर द हाई कोर्ट एक्सरसाइजेस ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन। इट स्पेसिफिकली एक्सक्लूड्स civil courts of a grade inferior to such principal civil court and court of small causes। Now for international, अब ये जो हमने पढ़ा ये था arbitration other than international commercial arbitration, तो ये domestic arbitration के बारे में पढ़ा। अब हम पढ़ेंगे इंटरनेशनल कमर्शियल आर्बिट्रेशन के बारे में कि वहाँ पे कोर्ट का जुरिस्डिक्शन क्या है, मीनिंग क्या है। द हाई कोर्ट इन एक्सरसाइज ऑफ इट्स ऑर्डिनरी original civil jurisdiction, having jurisdiction to decide the questions forming the subject matter of the arbitration if the same had been the subject matter of a suit, and in other cases a high court having jurisdiction to hear appeals from decrees of court subordinate to that high court। तो यहाँ पे इंटरनेशनल कमर्शियल आर्बिट्रेशन के लिए jurisdiction दिया गया है कि original civil jurisdiction which has jurisdiction to decide question forming of the subject matter। तो जो ओरिजिनल सिविल जुरिस्डिक्शन है जिसमें कोई नॉर्मल सिविल सूट है वो ट्राई हो सकता है, तो वो इंक्लूडेड है। प्लस इन अदर केसेस हाई कोर्ट हैविंग जुरिस्डिक्शन टू हियर अपील्स फ्रॉम डिक्रीज ऑफ कोर्ट सबऑर्डिनेट, तो कोई भी लोअर कोर्ट का अपील देखने वाला जो हाई कोर्ट है वो हाई कोर्ट इस एक्ट के द्वारा कोर्ट में इंक्लूडेड किया गया है। Hence, the definition of court is used to define jurisdiction rather than to define court. Next is international commercial arbitration. It means an arbitration related to disputes arising out of legal relationship, whether contractual or not, considered as commercial under the law in force in India, where at least one of the parties is national or resident of other country, body corporate which incorporated in any country other than India, association managed and controlled in any country other than India, and the government of foreign country। तो यहाँ पे इंटरनेशनल कमर्शियल आर्बिट्रेशन
कहाँ पे हो, क्या का डेफिनेशन दिया गया है कि इट मीन्स एन आर्बिट्रेशन। यहाँ पे उसका डेफिनेशन में ये लिखा गया कि कोई भी आर्बिट्रेशन हो जिसमें डिस्प्यूट हुआ हो कोई भी लीगल रिलेशनशिप में, वेदर इट्स कॉन्ट्रैक्चुअल और नॉट डजेंट मैटर, बट कोई भी लीगल रिलेशनशिप में अगर कोई डिस्प्यूट हुआ है और उसे अगर आर्बिट्रेशन में रिफ़र करना है, वो इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन कब कहलाएगा, इंटरनेशनल कमर्शियल आर्बिट्रेशन कब कहलाएगा, वेयर एटलीस्ट वन ऑफ द पार्टीज इज़ नेशनल और रेजिडेंट कोई और कंट्री के, कोई और कंट्री के अगर वो नेशनल है, रेजिडेंट है, तो वो इंटरनेशनल कमर्शियल आर्बिट्रेशन कहलाएगा। या फिर जो कॉर्पोरेट बॉडी है वो किसी और कंट्री के अंडर है, या फिर एसोसिएशन है वो मैनेज हो रही है किसी और कंट्री के अंदर, या फिर कोई और कंट्री के गवर्नमेंट ऑफ अ फॉरेन कंट्री। ये 4 सिचुएशन में जब डिस्प्यूट्स अराइज होता है और आर्बिट्रेशन में रिफ़र होता है उसे इंटरनेशनल कमर्शियल आर्बिट्रेशन कहेंगे। Thank you so much guys for watching till the end. If you like this video, please give a thumbs up. If there is any feedback for me, please comment in the comment section, and please subscribe to my channel guys. We'll continue arbitration agreement chapter 2 in our next video, so please be tuned in. That's all for today guys. Thank you so much for your time. Bye for now.